अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले जिक्र करेंगे पार्कलेन रेफरेंस का। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्कलेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। नेशनल बैंक के दो साबिक सदूर सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए हैं। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस पेशरफ्त के हवाले से। देखिए रवीज, बहुत बड़ी पेशरफ्त इसे कहा जा सकता है क्योंकि नैब का बुनियादी इल्ज़ाम ही ये था पार्कलेन रेफरेंस में कि जो नेशनल बैंक सरकारी बैंक है उसको आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए उसमें से कर्ज की रकूम अपनी मुबैना फ्रंट कंपनी को जारी करवाई, जो रकूम बाद में जाली अकाउंट्स में भी गई। इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त इसे कहा जा सकता है कि उसी नेशनल बैंक के दो साबिक सदूर वादा माफ गवाह बन गए हैं आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन, जिनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद नैब के मुताबिक उन्हें माफ भी कर दिया गया है। सैयद अली रजा ने नैब को यह बताया है कि आसिफ अली जरदारी ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें कहा था कि ख्वाजा अनवर मजीद जो अमनी ग्रुप के सरबराह हैं वो उनके इंतहाई करीबी हैं, उनका ख्याल रखा जाए। और उसके बाद अब्दुल गनी मजीद जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के पैगामात बैंक हुकाम तक पहुंचाते रहे और उसी की रोशनी में ही जो 4 अरब रुपए का ये केस है जिसमें कर्ज की रकम गबन की गई थी, इसमें 66% जो रकम है वो नेशनल बैंक से ही गई थी। उसी सारी जो आसिफ अली जरदारी के राब्ते थे उनकी रोशनी में ये कर्ज की रकम जारी की गई, ऐसा इल्ज़ाम था नैब का। और इसमें यह बड़ी पेशरफ्त की जा सकती है क्योंकि दोनों जो बैंक के आला हुकाम है वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं। सैयद कमर हुसैन उस वक्त क्रेडिट कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने ये कर्ज मंजूर किया था, जबकि सैयद अली रजा उस वक्त सदर थे। कमर हुसैन बाद में सदर के ओहदे पर प्रमोट हुए जब सैयद अली रजा की मुद्दत खत्म हुई और सैयद अली रजा के मुताबिक उन्हें 2 बार तोसी भी इसी बुनियाद पर दी गई थी कि वो आसिफ अली जरदारी की ज़ाती खिदमात कर रहे थे। नैब ने यह बताया है कि उन्होंने दरखास्त खुद दी थी, कानून के मुताबिक उन्हें माफ़ किया गया। इसके अलावा कुल 61 गवाहान तैयार किए हैं नैब ने पार्कलेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पेश करने के लिए, जिनकी मुकम्मल फहरिस्त जो है वो समा को मसूल हो चुकी है। इसमें नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम के 9 अफसरान भी शामिल हैं। वो अफसरान भी शामिल हैं जिन्होंने यूनुस किदवाई के दफ्तर पर पार्टीनान में रेड किया था और वहाँ से जाली अकाउंट्स जो A1 इंटरनेशनल और उमैर एसोसिएट्स के 2 जाली अकाउंट्स की मोहरें थी वो भी वहाँ से मिली थी कि सारी जालसाजी यहाँ की गई। यूनुस किदवाई जो है वो मफरूर हैं, आज तक पेश नहीं हुए, उनको इख्तियारी भी करार दे रखा है अदालत ने। जबकि इसके अलावा जो निजी बैंक है उसके कई अफसरान भी जो है वो गवाहान में शामिल हैं जिनको फर्द जुर्म आयद होने के बाद इस अदालत में नैब की जानिब से पेश किया जाएगा। आज नैब की जानिब से ये इस्तदा भी की गई है कि आसिफ जरदारी ने जो नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है उसको। ठीक है सुहेल, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नैयर बुखारी साहब। बेहद शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। यकीनी तौर पर एक बड़ी पेशरफ्त इसे देखा जा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर आप? जी नैयर बुखारी साहब, मुझे सुन सकते हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्कलेन रेफरेंस में ये बड़ी पेशरफ्त देखी जा रही है। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर हैं जिन्होंने साबिक सदर जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। साबिक सदर नेशनल बैंक सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन हैं जो कि वादा माफ गवाह बने हैं और नैब ने इन वादा माफ गवाहान को कानून के मुताबिक गवाही देने पर माफ कर दिया। सुहेल रशीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, मजीद कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखें, ये बड़ी अहम पेशरफ्त इसे जैसे कि पहले मैं कह चुका हूँ कि कहा जा सकता है क्योंकि नैब का जो बुनियादी केस था और एतराज़ ये कर रखा था आसिफ अली जरदारी ने कि ये सिर्फ बैंक डिफ़ॉल्ट का केस है, इसमें तो कोई और करप्शन का या किसी तरह का इख्तियार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम ही नहीं है, लिहाजा इस पर नैब का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। लेकिन अब नैब की तरफ से ये पेशरफ्त सामने आई है कि उनके पास तो वादा माफ गवाह मौजूद हैं जो कि सरकारी बैंक के सदर रह चुके हैं और वो खुद कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने ही हमें कहा था कि आपने अनवर मजीद और इन सब का ख्याल रखना है, और उसके बाद अब्दुल गनी मजीद उनके पैगामात भी पहुंचाते रहे और फिर अब नैब उनको माफ़ भी कर चुका है, यानी कि वो बाकायदा वादा माफ गवाह हैं। सिर्फ फर्द जुर्म के बाद उन्होंने अदालत के सामने भी अपना बयान जो है वो दोहराना है और इसके साथ जो दीगर 61 गवाहान हैं एक लंबी फहरिस्त नैब की जानिब से तैयार की गई है जिसमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनी तौर पर इसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर गर्दाना जा रहा है, क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, जब केस में कुछ ना हो तो फिर वादा माफ गवाह बनाए जाते हैं। ये आज से नहीं है, ये हमारे से जब से पीपल्स पार्टी बनी है बाबा शहीद के खिलाफ भी इन्होंने वादा माफी बनाने की कोशिश की थी और उन्हें फिर जो है डेथ सेंटेंस भी उसी बुनियाद पर दे दी थी। तो वादा माफ गवाह बुनियादी तौर पर एक ऐसा बेईमान शख्स होता है जो अपनी जान बचाने के लिए सभी कुछ करने पर तैयार हो जाता है। तो ये वादा माफ गवाह जब रेफरेंस बन चुकी है
تو اس کے بعد ریفرنس کے بعد جو ہے بعد آپ گواہ بنا رہے ہیں، اس سے تو بدبیانتی واضح طور پر مترشح ہوتی ہے. تو اسے کوئی ایسی بڑا وہ تیز نہ سمجھے کہ مار لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کدوائی تک جاتے ہیں، یہ محترم آصف علی زرداری صاحب تک تو جاتے ہی نہیں ہے. یہ ان کا بعد آپ گواہ بننا زرداری صاحب کو کچھ نہیں کہتا ہے. اور پاک لین کا کیس جو ہے اس میں نہ تو دائرہ اختیار نیب کا ہے جو ہم نے چیلنج کر رکھا ہے، اور نہ ہی پاک لین میں زرداری صاحب کا کوئی تعلق تو بنتا ہے. لطیف کھوسہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے کیس میں بالکل بھی دم نہیں ہے اس معاملے پر؟ جی بالکل دم نہیں ہے. یہ آپ خاطر جمع رکھیں، یہ دیکھ لیجئے گا وہی حشر ہوگا جو پہلے بھی 20 سال ہم نے بھگتے تھے. 11.5 سال زرداری صاحب کو پابا سلاسل رکھا تھا، ان کی حملہ کیا گیا تھا، زبان کاٹی گئی تھی. اگر اسی طرح کی حرکتیں اب بھی ہوتی رہی ہیں جس طرح کے مسٹر جسٹس مقبول باقر صاحب نے سپریم کورٹ میں جو حالیہ فیصلہ دیا ہے فل کورٹ نے 3 ججز نے، اسی سے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نیب کیا کر رہی ہے اور نیب کس مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. یہ پولیٹیکل ڈیلنگ ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، یہ ایک طرفہ ان کو نظر آتا ہے. یہ سب جو ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ نے کہا ہے. تو اس کے بعد کیا اس کی بکت رہ جاتی ہے اور کیا اس کی اہمیت رہ جاتی ہے؟ ہاں البتہ آپ کی خبروں کی زینت اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی زینت ضروری ہے بنے گا، اور فلیش نیوز دی گی اور میڈیا ٹرائل ہوگا اور جو داغدار کیا جائے گا. تو لطیف کھوسہ صاحب یہاں پر قطع کلامی کی معذرت، قانونی راہ کیا لے گی اس وقت سابق صدر کی قانونی ٹیم؟ قانونی تو ہم نے پہلے ہی لے رکھا ہے کہ یہ نمبر 1 پہلے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کو دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بینکنگ کا مسئلہ ہے. اگر بینکنگ سے کوئی قرضہ لیا گیا ہے تو اس کا طریقہ دفعہ 31 میں پہلے تو اسٹیٹ بینک اس کی اپروول دیتا ہے اور اس کے بعد ہی پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خصوصی بینکنگ کے لاز اس پر موجود ہیں کہ اگر قرضے کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے یا قرضے کی ادائیگی میں تساہل ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بزنس جتنی آپ دیکھ لیجئے گا، پھر ساری کمپنیز کو آپ اندر کر دیں، سبھی کو اندر کر دیں جنہوں نے، کیونکہ قرضے میں ہمیشہ ہمارے اتار چڑھاؤ بزنس میں آتے ہیں. کوئی بزنس مین ایسا نہیں ہوگا پاکستان میں جس نے قرضے میں تساہل یا قرضے میں تاخیر یا قرضے میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہوگی. لیکن لطیف صاحب شواہد بھی ملے ہیں، یونس قدوائی کے دفتر پر چھاپے میں ملی A1 انٹرنیشنل جعلی اکاؤنٹس کی مہریں شواہد میں شامل ہیں. ہاں تو پہلے کدوائی صاحب کو پکڑے نا، ان سے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے، موریں نکلی ہیں یا کچھ بھی نکلا ہے، اگر اس کے غیر حاضری میں جو بھی آپ چیز برآمد کرتے ہیں تو کیا اسی کے کھاتے میں تصور ہوگا؟ یہاں تو نیب میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے انہوں نے دعوے کیے کہ ہم نے یہ برآمد کیا وہ برآمد کیا. 2 سال تو ہو چلے ہیں، ایک ڈھیلے کی برآمدگی تو کر نہیں سکے ہیں اور پیسے کی بازیابی ایک ڈھیلے کی نہیں کر سکے ہیں. تو یہ 2 سال میں 1226 کیسز زیر التوا ہیں. چیف جسٹس صاحب اس پر چلا رہے ہیں، ہلکان ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کر کیا رہے ہو؟ 20 سال سے آپ کے کیسز زیر التوا اور زیر تجویز ہے. آپ سوائے اس کے کہ ان کی کردار کشی کر رہے ہو اور سوائے اس کے کہ پولیٹیکل ڈیلنگ کر رہے ہو، اور آپ نیب کر کیا رہی ہے اس میں؟ تو اس کے بعد بھی مجھے بتائیں کہ کوئی کسر رہ جاتی ہے کہ میں آپ کو ٹھیک ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پر آ گیا، بہت شکریہ. اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، جبکہ عدنان عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. خالد صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے گا اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طریقے سے سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دائرہ اختیار کو ہم پہلے ہی چیلنج کر چکے ہیں اور یہ صرف وکٹمائزیشن ہے؟ جی یہ درست کہا انہوں نے دائرہ کار چیلنج بھی کیا ہوا ہے اور اس پہ دلائل بھی چل رہے ہیں. آج ان کے وکیل نہیں آئے اور انہوں نے دلائل نہیں دیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بینکنگ آرڈیننس کے تحت آنے والی چیز ہے جس کا ٹرائل صرف بینکنگ کورٹ میں ہو سکتا ہے اور اگر بینک ڈیفالٹ والا معاملہ ہے. لیکن اس میں اصل چیز جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس ہیں، اور اصل چیز یہ ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا، پارتھینون کمپنی جس کے ذریعے انہوں نے قرضہ دیا تھا، اس کمپنی کا قیام بعد میں ہوتا ہے اور اس کے لیے قرضے کی جو منظوری ہے وہ اس سے پہلے دے دی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک نہیں 2 افراد ہیں، وہ قیدے کسی ایک شخص نے نہیں کیا. یہ وعدہ معاف گواہ کا جو گواہی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ باقی جو شہادتیں ہیں وہ اس سے کوریبوریٹ کریں، اور اگر یہ جو فل ان دی گیپ کرنے میں کامیاب رہی نیب تو یقینی طور پہ آصف زرداری جو ہے اور اس وقت کڑی مشکل میں ہے. اور یہ 2 افراد ایسے ہیں جن کے بینیفیشری ہونے کا بھی کسی نہ کسی انداز میں
सबूत मिलता है। जी। अली रजा के बारे में जिस तरह बता रहे थे, उन्होंने खुद बयान किया कि उनको 2 मरतबा सिर्फ तोसी इसलिए दी गई कि वो आसिफ जरदारी साहब जो है उनकी खिदमत उस वक्त कर रहे थे। आसिफ यही जरदारी नहीं, उनकी जब खिदमत करे थे, इस बार इसलिए 2 बार तौसीह दी गई। खालिद अजीम साहब, अदनान आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान आदिल साहब, कानूनी राह क्या ले सकती है साबिक सदर की कानूनी टीम? अब वो तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी दायरा इख्तियार चैलेंज कर देते हैं, कभी वो वकील पेश नहीं होते, कभी कोई आपको अब पिछली दफा ऐसा हुआ था कि जज साहब भी नहीं आए थे। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स, जो बड़े वकील हैं इनके पास इतने टेक्निकल नुकात होते हैं कि वो केस को 10-10, 20-20 साल तक भी लटकाते रहते हैं। लेकिन अब ये केस जो है एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है, क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया है जहां फर्द जुर्म आयद होनी है। तो हो सकता है ये किसी आला अदालत में चले जाएं, इसको चैलेंज कर दें। आजकल कुछ हाई कोर्ट जो हैं वो अपोजिशन लीडर्स को बहुत से केसेस में हमने देखा है कि रिलीज भी दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा हथियार इनके पास जो है वो सियासी है, और वो ये है कि ये कहेंगे कि सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, APC होने वाली है। बिल्कुल, हमने देखा कि यही मौक़िफ़ इस वक्त लिया जा रहा है कानूनी टीम से भी, कानूनी टीम की जानिब से भी। बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब इस पेशरफ्त पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बराह रास्त चलेंगे आपको वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हर एक के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नज़रिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, यही इनका यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है। ये बताइएगा कि अपोजिशन के बगैर आप कौमी असम्बली और सेनेट जो है, कौमी असम्बली में तो आपकी ज़्यादा अक्सरियत है, बिल कैसे पास कराएंगे FATF? देखें, हम बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा, बिकॉज ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफादात को देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका मतलब उनको मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी। ये इलेक्टेड लोग हैं ये जिनका आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मुल्क की मफाद से ये इलेक्टेड है? नहीं बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर ही हैं या कोई बाहर बैठे हैं? नहीं, देखें पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, वही बिल पास कर सकते हैं, वही बिल रिजेक्ट कर सकते हैं। पास कराएंगे जैसे सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आपने वापस करवाई थी? नहीं, ये तो नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि ये FATF हुकूमत की ज़ाती उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशंस, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? आपके सियासी लीडर, आपके जो ये बेनामी अकाउंट थे किसके थे? ये कोई इमरान खान के तो नहीं थे। ये इन्होंने इस हालत में पहुँचाया कि आज हमें बाहर के लोग कहते हैं कि जी आपने ये काम करना है। आज वो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये तो उनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, बेनामी अकाउंट किसने खोले हैं। तो ये बात नहीं है। इस वक्त जो FATF अकाउंट है, वो FATF का जो बिल है वो मुल्क के, उसके लिए एक कंडीशन है, आपने इंटरनेशनल उसके इदारों को साथ में लेके चलना होगा, बिकॉज आपने इस मुल्क की पिछले 30 सालों से इसकी हर इदारे को आपने तबाह कर दिया, हर इकोनॉमी को आपने तबाह कर दिया। तो जाहिर है कि उसकी फिर असरात तो होंगे ना। ये तो नहीं होता कि एक हुकूमत बदल जाए, वो बटन दबाए 2 सालों में सारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे। हम अपनी उस कमिटमेंट पे कायम हैं कि हमने न तो कोई NRO देना है इनको, चाहे उसमें बेशक हमारी हुकूमत चली जाए, हमने अपने उसूल को और अपने नज़रिए को नहीं छोड़ना। ये हमारा शिबली साहब आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपकी पार्टी जो है वो वोट लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं समझते कि नैब और दीगर मामला इतने आगे आप लोग ले गए हैं कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस पे पिस रहे हैं, सोने की प्राइस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, तो आटे का बुरान अब आज ऐसा खबर है कि बरामद किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अवाम से जिनसे आप वोट लेके आए, जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप अब उन्हें नैब की कार्रवाइयों का बता के खुलासा देंगे या उन्हें महंगाई का बताएंगे? नहीं, देखें, ये दोनों काम अहम है। एक वजह है इस सारे इन हालात की जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक के आटे का ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे कोरोना जैसे मूजी वबा में जिसमें कि सारी दुनिया पैरालाइज हो गई है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कि न तो हेल्थ का सिस्टम था, न यहाँ की मईशत ऐसी थी, उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी हिकमत अमली कामयाब रही और हमने आवाम को वो मुसीबतें नहीं देखने दी। इस वक्त सख्ती है,
لیکن وہ مصیبتیں نہیں دیکھنے دی ہیں جو کہ اور ملکوں میں اچھے امریکہ، یورپ جیسے بڑے انڈیا کی آپ حالت دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ باوجود ہماری کمزوریوں کے اس نے ہم پہ رحم کیا. حکومت میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی کلیئر حکمت عملی اپنائی جس پہ بہت پریشر ڈالا گیا. تو اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے. ہماری کارکردگی کے سب سے بہترین جج عوام ہے، یہ کہنا ہے شبلی فراز کا. سب قوانین پر اپوزیشن سودے بازی کرنا چاہتی ہے. عید کے بعد اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی. کمیٹی میں جو اپوزیشن ارکان ہیں ان کے اپنے خلاف نیب کیسز ہیں. نیب قوانین میں منی لانڈرنگ پر نیب کا اختیار ختم کرنے کی مجوزہ ترمیم کے پیچھے کیس چودھری شوگر ملز اور فیس مریم نواز کا. بینک ڈیفالٹ پر نیب کا اختیار ختم کرنے کی تجویز کے پیچھے کیس ہے پارک لین ریفرنس اور فیس آصف علی زرداری کا. 1 ارب سے کم کرپشن پر نیب کیس ختم کرنے کی تجویز کے پس منظر میں کیس توشہ خانہ ریفرنس کا اور فیس ہیں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے اختیار کے غلط استعمال کے نیب قانون میں نرمی کی تجویز کے پس منظر میں کیس چولستان غیر قانونی الاٹمنٹس کا اور فیس ہیں میاں شہباز شریف. منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 پر نیب کیس ختم کرنے کی مجوزہ ترمیم کے پیچھے کیس ہے منی لانڈرنگ کا اور فیس ہیں پریال تالپور. پالیسی ساز باڈیز کے فیصلوں پر نیب کا اختیار ختم کرنے کی مجوزہ ترمیم کے پیچھے LNG اور نارووال اسپورٹس سٹی ریفرنس کے کیس، جبکہ فیس ہیں شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کے. نئے آرڈیننس کا اطلاق 1999 سے کرنے کی مجوزہ ترمیم کے پیچھے کیس میں جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل سمیت میگا کرپشن کے تمام مقدمات شامل ہیں، جبکہ فیس ہیں اومنی گروپ، مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن، ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے. ECC فیصلوں پر نیب اختیار ختم کرنے کی تجویز کے پیچھے کیس ہے شوگر کے پرائم میگا اسکینڈل کا اور فیس ہیں چینی سبسڈی لینے اور دینے والوں کے. اب اگر اپوزیشن کی مجوزہ ترمیم مان لی جائے تو نیب کے پاس شاید پھر صرف اور صرف مداربہ کیس ہی بچے. عمر اکمل کہتے ہیں کہ وہ سزا میں صرف 1.5 سال کا ریلیف ملنے پر مطمئن نہیں، وکلا اور اہل خانہ سے مشاورت کے بعد دوبارہ اپیل کا فیصلہ کریں گے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے وکیلز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا کیس لیا اور 3 سال سے 1.5 سال کر دی. اور میں جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنا میرے وکیلوں کو اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے اس کو اور کم کروانے کی کوشش کریں گے. آگے جا کے اپیل کرنے کی ابھی کوشش کریں گے، لیکن ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں اور انشاءاللہ جو میرے وکیل اور میری فیملی مجھے ایڈوائز کرے گی وہ اس کو اسٹیپ لے کے پھر میں انشاءاللہ اگلا اسٹیپ لوں گا. ملتان سے خبر، جہاں کا 16 سالہ محمد حذیفہ مثال بن گیا. گزشتہ سال میٹرک سائنس کے امتحانات میں 1100 میں سے 1050 نمبر حاصل کیے. حذیفہ والد کی وفات کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ شربت کی ریڑھی پر مزدوری کر کے گھر کا خرچ بھی چلاتا ہے. ہمارے نمائندے آصف بلوچ موجود ہیں، ان کے ساتھ انہی سے جانتے ہیں. جی آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. عمر میں کم لیکن حوصلے اور ہمت میں بہت زیادہ پرعزم حذیفہ سے 16 سالہ یہ ملتان کا لڑکا ہے جس نے یہاں پر یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ 1100 میں سے میٹرک کے 1050 نمبر حاصل کیے ہیں. اور کارنامہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بچہ جو ہے اپنے والد کی وفات کے بعد خود کیونکہ گھر کا بڑا تھا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا سہارا بھی بنا، اپنی بیوہ والدہ کا جو سہارا ہے وہ بھی بنا یہاں پر. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پر پورا دن شربت کی ریڑھی پر کام کرتا تھا اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ جو بچے کافی زیادہ اس کی عمر کے تھے وہ یہ کام نہ کر سکے جو حذیفہ نے کیا. حذیفہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شام کے ٹائم میں ریڈی پر ہوتا ہوں، صبح کے ٹائم تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے جس میں پڑھتا تھا. اس کے بعد اسکول میں ٹیسٹ سے پہلے تھوڑی سی تیاری کرتا تھا، پھر ٹیسٹ میں دیتا اس میں اچھے نمبر آ جاتے. اسی طرح میرے ٹیچروں نے تعاون کیا میرے ساتھ جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں الحمدللہ. یہ بہت مشکل تھا لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو کبھی بھی اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے. اچھا آپ نے اتنے اچھے مارکس لیے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ ملا ہے، لیکن حکومت سے اور کیا مطالبہ ہے آپ کو؟ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ وہ بھی میرے سفر میں تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ آسانی ہو سکے اور حالات کے مطابق تھوڑا سا تعاون کر سکے جس سے اس سفر میں آسانی اور مشکلات نہ آئیں. اچھا حذیفہ آپ کا خواب کیا ہے آگے؟ ظاہری بات ہے آپ نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں تو آگے کیا بننا چاہتے ہیں؟ خواب کیا ہے آپ کا؟ میرا خواب یہی ہے کہ میں آگے ڈاکٹر بنوں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکوں
और वो वालिदैन जो नाउम्मीद है अपने बच्चों से, उनसे भी मेरी यही राय है कि वो उनको मेहनत करवाएं ताकि वो भी इस मकाम पर आ सकें। इसके जो ख्वाब हैं वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन गुर्बत जो है वो इसके ख्वाबों के दरमियान में खड़ी है। तो ये हुकूमत से यही मुतालबा ये करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर हुकूमत इसको थोड़ी सी सपोर्ट कर दे, इसको थोड़ी सी माली सपोर्ट हो जाए, तो ये अपने जो ख्वाब हैं वो पूरे करने की जो जुस्तजू है वो जारी रखेगा। जी वेलकम बैक। आपको बताएंगे नून लीग के 3 सीनियर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में आला शख्सियत से खुफिया मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं को FATF से मुंसलिक कवानीन में रुकावट न डालने का कहा गया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम साहब बताइएगा। जी रमीज, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन की जमातों से मिल रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ तहरीक और इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब खुफिया मुलाकातें भी मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमा उन्होंने की है इस्लामाबाद में, और ये मुलाकात आला सरकारी शख्सियत से इन्होंने की है। और ये 3 वो हैं जो पिछले अदवार में जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उसमें अहम इंतजामी और हुकूमती ओहदों पर भी रहते हैं और इस वक्त पार्टी के भी अहम ओहदों पर हैं। उनमें स्पीकर भी रह चुके हैं एक कौमी असम्बली के, एक पंजाब के बड़े अहम वजीर रह चुके हैं और अब भी उनके पास एक ओहदा है पार्टी का। तो एक और हैं वो आला तरीन हुकूमती शख्सियत रहे हैं पहले। ये तीनों शख्सियात ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और उस मुलाकात में इन तीनों को कहा गया है कि FATF के हवाले से जो कवानीन हैं उसमें आप रुकावट ना डालें। और इनकी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने एक जो बिल है उस पर इन्होंने हामी भरी है कि उस पर रुकावट नहीं डालेंगे, और वो है यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल का रिलेटेड बिल है ATA यानी एंटी टेररिस्ट एक्ट। उसमें एक तरमीम होगी जिसके तहत कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी फैसला करती है तो 6 घंटे के अंदर उस पर अमल दरामद होगा और कोई शख्स या इदारा या कोई अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि बगैर काबीना की अप्रूवल के वो फौरी अमल करेगी। ठीक है नईम अशरफ भट्ट, हमारे साथ रहिएगा। इसी पर मजीद तज्जिया हासिल कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वलीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद वलीद साहब, एक तरफ हमने देखा कि अपोजिशन से मुलाकातें की जा रही हैं ताकि म्यूचुअल कंसेंसस किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुलाकातें किसी और तनाजुर में की जा रही हैं। क्या कहेंगे सब पर आप? देखें, जो अपोजिशन की हुकूमत के साथ बातचीत चल रही थी, जो नकात इन्होंने तैयार किए उसके ऊपर कल बड़े वाज़े तौर पर शहजाद अकबर ने बताया कि उन नकात पर अमल दरामद नहीं हो सकता, उस तरह से हम नहीं मान सकते उनके नकात सारे वाले। और FATF की शराइत ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान जो है अगर ग्रे उसमें लिस्ट में से ना निकला और ग्रे से ब्लैक में चला गया तो काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात पाकिस्तान को दरपेश हो सकती हैं। तो जिसके तनाजुर में मेरा ख्याल है कि बीच का रास्ता अपनाया गया है, क्योंकि अपोजिशन और हुकूमत जो है किसी मामले के ऊपर कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं कर पाए, चाहे वो नैब का कानून हो, चाहे ये FATF के इश्यूज हों या दूसरे मामलात हों। तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क में किसी भी जमहूरी हुकूमत में अपोजिशन को साथ मिलके उन बिल की तरामीम या कोई ऐसी मामलात होते हैं जो कौमी मफाद के होते हैं उसमें उनको एक पेज पे लाना पड़ता है। लेकिन सूरत हाल इस तरह से बनी हुई कि ठीक है, देखना इसमें यह है कि नून लीग इन तमाम मामलात पर क्या लाहे अमल रखती है। बेहद शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट और अहमद वलीद साहब, इस तमाम तर मामलात पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त सिलसिले के ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपका जो हेड था जनरल साहब थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा हुकूमत आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। सारे KP में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बेईमान नहीं है, सारे KPK में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। और जनाबे वाला, अगर इनका एजेंडा जो है एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है या एंटी करप्शन के खिलाफ जंग है, एंटी करप्शन इनका जो है वो इनके जो एजेंडा जो इन्होंने डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया, उसका हिस्सा है, तो जनाबे वाला इनकी सफ़ों में तो खुदा का खौफ करें। बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं जिनकी शायद मिसाल जो है पाकिस्तान में किसी दौर में जो है नहीं मिलती।
एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया और दूसरा सारे एग्जम्प्टेड है, इस्तिस्ना इनको दिया गया हुआ है। बीआरटी में इस्तिस्ना है, मालम जब्बा में इस्तिस्ना है, बिलियन ट्री सुवनामी में इस्तिस्ना है, और जो वजीर आजम का जाती है फॉरेन फंडिंग केस उसमें भी इस्तिस्ना है। ये सारे के सारे इस्तिस्ना हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। यार एक मिनट एक जानिब कवानी हम सिर्फ कवानीन में तरमीम मांग रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतसाब इदारे को बैन कर दिया। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।